कोचिंग करना चाहिए या नहीं बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। किसी के लिए शायद डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, किसी के लिए और शायद कोई परेशानी हो, तो ये एक पर्सनल चॉइस है। मुझे ऐसे लगता था कि मैं कोचिंग करूँगी तो मेरे लिए बेटर रहेगा, इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। कुछ ऐसी 5 मिनट के लिए जाती थी उसके रूम में, कुछ भी बोलने के लिए, कुछ अच्छा सा बना दूँ, कुछ अच्छा सा खिला दूँ, लेकिन इसको सिर्फ अपनी पढ़ाई से बहुत प्यार था, इसको खाने से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। दूसरे अटेम्प्ट में मैं पहले ही सोच के गई थी कि मैंने इतने ही क्वेश्चन करने हैं, इससे नीचे नहीं करके आने, इसीलिए। और वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है कि कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। मैम जैसे मैंने अभी कल परसों कल मतलब टॉपर स्टॉक डाला है, तो उसमें काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि याद कैसे रखें, तो आप याद कैसे रखती थी? जैसे चीज़ों को पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो कैसे याद रखती थी आप? यही बोलना चाहूँगी, पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले पेरेंट्स को अपना टाइम देना पड़ता है। आज अगर 20-22 साल जितने की भी खुशबू है, खुशबू 24 साल की है, तो मैं कभी भी खुशबू को अकेला छोड़कर नहीं गई। मैंने किसी की भी जिम्मेवारी नहीं डाली कि खुशबू को कोई और देख ले। काफ़ी टॉपर्स कहते हैं कि मतलब जिसका सिलेक्शन होता है उससे ज़्यादा उसके पेरेंट्स, घर वालों को डर लगता है एग्जाम से पहले, रिजल्ट से पहले। तो क्या आपको ऐसा डर लग रहा था कि क्या होगा, पता नहीं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू 360 मोटिवेशन बाय यश2। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और हम बैक टू बैक टॉपर स्टॉक कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं खुशबू मैम। खुशबू मैम की बात करें तो ऑल इंडिया 139वीं रैंक के साथ मैम का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम मैम की जर्नी को डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कैसे ये मैम ने मुकाम हासिल किया, क्या स्ट्रेटजी रही, कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की और कोचिंग का हेल्प लिया या सेल्फ स्टडी। और मैम की मम्मा भी बैठी हैं, तो मैम की मम्मा से भी जानेंगे कि आखिर कैसे मैम ने पढ़ाई की और कैसा लग रहा है अब मैम की मम्मा को। तो तमाम सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए मैम से बात करते हैं और जानते हैं। सो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल 360 मोटिवेशन बाय यश2 में। थैंक यू सो मच। और मैम आपको बहुत बहुत बधाई कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए। थैंक यू। सो मैम, सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, लाइक आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मेरा नाम खुशबू ओबेरॉय है, मैं दिल्ली की हूँ और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड ही है। मैंने होम साइंस ऑनर्स करी हुई है लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके अलावा ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। यस। सो मैम, जैसे कल रिजल्ट आ जाए तो अब कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग्स है, अब कैसा लग रहा है आपको? अभी तो मुझे बहुत अनरियल लग रहा है, बहुत बहुत खुशी है, सब पूरे घर में बहुत खुशी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। राइट। सो मैम, जैसे रिजल्ट आने से एक दिन पहले की फीलिंग्स जान पाएँ कि कैसा लग रहा था उस दिन, क्या फीलिंग्स थी? एक दिन पहले रिजल्ट का क्या माहौल था? एक दिन पहले तो बहुत घबराहट थी, बहुत डर था, आइडिया नहीं था कैसा रिजल्ट आएगा, कि अगर नाम आएगा तो अच्छा होगा या नहीं, फिर से प्रीलिम्स देना पड़ेगा तो उसकी भी तैयारी करने का सोचा हुआ था। तो यही सब था। सो मैम, आपका 139वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है, तो जैसे रिजल्ट आता है तो सबसे पहले किसने बताया था कि रिजल्ट आ गया और आपके 139वीं रैंक कैसे पता चला आपको? हम सारे फैमिली वाले इकट्ठे ही बैठे हुए थे। और हम बार बार रिफ्रेश कर रहे थे, तो हमें खुद ही, मेरे पापा ने सबसे पहले देखा कि रिजल्ट आ गया है और फिर हम सारे साथ बैठे हुए थे और हमने इकट्ठे ही रिजल्ट खोला। सबसे पहले हमें ही पता चला कि रिजल्ट आया है और मेरी ये रैंक आई है। जब रिजल्ट देखा तो कैसा रिएक्शन रहा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा और आपका? जैसे रिजल्ट देखने के बाद एक रिएक्शन आता है, खुशी अलग ही हो जाती है, तो आपका कैसा रिएक्शन था, पेरेंट्स की तरफ से कैसा रिएक्शन था? सबका बहुत ही खुशी वाला रिएक्शन था। मैं तो एकदम ऐसे नाचने जैसा रिएक्शन था और मेरे मम्मी पापा सबसे पहले भगवान जी को याद कर रहे थे कि वो इतने खुश थे। मेरे भाई भाभी को मैं हग कर रही थी, इतनी खुशी थी घर में। तो दोस्तों, मैम की मम्मा भी हैं, तो चलिए अब मैम की मम्मा से बात करते हैं कि आखिर कितनी खुशी होती है फैमिली को और पेरेंट्स को। तो चलिए मम्मा से बात करते हैं और जानते हैं। सो आंटी, अब आपको कैसा लग रहा है, आखिर मैम ने इतनी अच्छी रैंक के साथ और इतनी मतलब अपर लेवल की पोस्ट पर सिलेक्शन लिया है, कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। कल से इतने सारे बुक्के, केक्स और मैम का इसको जो एक मतलब औहदा मिल रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। यस, राइट। सो आंटी, बात करें कि जैसे पेरेंट्स का क्या जैसे रोल रहता है काफ़ी अपने एस्पिरेंट की सक्सेस में, तो आपका क्या रोल रहा, आपने किस प्रकार हेल्प की मैम की? हम दोनों ही पेरेंट्स बहुत कूल भी कह सकते हो या फिर ये भी कह सकते हो, बहुत सपोर्टिव ऐसे रहे कि हमने कभी भी अपने बच्चों पे प्रेशर नहीं डाला कि आपके मार्क्स कम आए तो क्यों आए कम। खुशबू खैर शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, तो इसने कभी भी कोई ट्यूशन्स नहीं लगाई। इसको शुरू से अप टू 12th अपने आप से पढ़ाई करके बड़ी सेटिस्फेक्शन होती थी और अपना पूरा जो सपोर्ट था इसका खुद से भी बहुत सपोर्ट था
कि अपने आप पढ़ाई करने का, कि ये खुद से बहुत अच्छी सेल्फ स्टडी कर लेती थी। राइट। तो इसको हर टाइम अपना जो सोना मिलता था वो भी बड़ा अच्छा मिलता था, इसको अपना जो इन्जॉयमेंट का टाइम था वो भी बड़ा अच्छा मिलता था। मतलब खुशबू को ये पता होता था कि मैंने किस टाइम पे क्या यूज़ करना है। मैंने जो इसे 6th में मोबाइल हमने इसे दे दिया था। अच्छा। तो लेकिन उसने कभी मिस यूज़ नहीं किया। राइट। तो वो थोड़ा सा टाइम जैसे मोबाइल यूज़ करती थी, उसके बाद अपनी स्टडी करती थी, उसके बाद अपना जो भी इंजॉयमेंट होती थी वो करती थी। राइट। स्वांति बात करें, जैसे यूपीएससी में बच्चे पढ़ते रहते हैं पूरे दिन, तो मैम की बात करें तो मैम पूरे दिन पढ़ती रहती होंगी। अगर टाइम पर खाना फाना खा लेती हैं, ऐसा होता है इसमें कि खाना ही नहीं खाते? खुशबू की एक क्वालिटी ये थी कि वो उसको घर का खाना बहुत अच्छा लगता था। हाँ, मुझे मतलब उसको सुबह में कुछ अलग चाहिए, दोपहर में कुछ अलग चाहिए। तो उसको शुरू से एक हैबिट है कि मैं खाना तो घर का ही खाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खुशबू नहीं खाती थी। तो मैं उसके खाने का बहुत ध्यान रखती थी। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाती थी, मुझे आटे में गूंद के खिलाती थी। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे खुशबू मार्केट नहीं जाती, खुशबू किसी फंक्शंस में नहीं जाती, लेकिन अंदर से बच्चा एक डिप्रेस होता है। तो मुझे ऐसा लगता था मार्केट से जाके कुछ ड्रेसेस खरीद के लाती थी ताकि इसका माइंड रिफ्रेश हो सके। कुछ ऐसी 5 मिनट के लिए जाती थी उसके रूम में, कुछ भी बोलने के लिए, कुछ अच्छा सा बना दूँ, कुछ अच्छा सा खिला दूँ। लेकिन इसको सिर्फ अपनी पढ़ाई से बहुत प्यार था, इसको खाने से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तो बहुत मतलब एक ये था कि बहुत अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इसने अपना योगदान दिया है। राइट। सो आंटी, जैसे काफ़ी सारे पेरेंट्स भी मतलब इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूँगी पेरेंट्स को, कभी भी अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। राइट। सबसे पहले पेरेंट्स को अपना टाइम देना पड़ता है। आज अगर 20-22 साल जितने की भी खुशबू है, खुशबू 24 साल की है, तो मैं कभी भी खुशबू को अकेला छोड़कर नहीं गई। मैंने किसी की भी जिम्मेवारी नहीं डाली कि खुशबू को कोई और देख ले। खुशबू इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पापा काम पर हैं तो मदर का एक रोल होता है कि अपने बच्चे की हर एक मूवमेंट को देखना कि वो बच्चा कैसा है, उसको हर अगर फेस पे कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और उसके पीछे नहीं पड़ जाती थी। कभी भी मैंने खिलाने के लिए पीछे नहीं पड़ी। अगर एक बच्चे ने थोड़ा सा खाया तो उसको छोड़ देती थी, 2 घंटे के बाद फिर से चली जाती थी, अच्छा आप थोड़ा सा कुछ और ये वाला खाते हैं, चेंज करके। तो मेरी ये जो मेरा रोल था, मुझे लगता था बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं कभी भी बर्डनाइज नहीं करा बच्चों को कि आपका नंबर कम क्यों आया, आपने क्यों प्रीलिम्स नहीं मतलब आप कर पाए पहली बारी में। अगर आप कहीं घूमने जाने को वो बोल रही है तो मुझे लगता था हाँ जाना चाहिए। मतलब मैंने कभी नहीं रोका कि नहीं यूपीएससी की पढ़ाई में आपको पढ़ना ही है सिर्फ। बच्चों पे भी डिपेंड करता है। देखो बच्चे ने अपना पूरा दिया है एफर्ट, लेकिन उसके बावजूद माँ बाप का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे को प्रेशराइज मत करें। राइट। सो आंटी, बात करें जैसे दिन रिजल्ट आया था, जैसे काफ़ी टॉपर्स कहते हैं कि मतलब जिसका सिलेक्शन होता है उससे ज़्यादा उसके पेरेंट्स घर वालों को डर लगता है एग्ज़ाम से पहले, रिजल्ट से पहले। तो क्या आपको ऐसा डर लग रहा था कि क्या होगा पता नहीं? हाँ, बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लगा। पूरी रात सोई नहीं, पूरी रात ऐसे सोचती रही पाठ करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। कल तो मैं खूब रोई भी, लेकिन वो रोना इतना अच्छा था कि रुक नहीं रहे थे आंसू कि मेरी बच्ची ने इतना अच्छा मतलब किया है। मतलब बिलीव नहीं कर पा रही। हालांकि खुशबू शुरू से टॉपर रही है। खुशबू के पास इतनी सारी ट्रॉफीज़ हैं, उसके रूम में जाओगे तो देखोगे कि फ्रॉम द फर्स्ट अपर केजी से लेकर खुशबू के पास 12th तक इतने अवार्ड्स मिलते थे, कैश अवार्ड्स मिलते थे स्कूल में। हर टीचर से एक सुनने को मिलता था कि बेटी आपकी बड़ी अच्छी है। और जब मैंने इसको जब ये 2 साल की थी तो जिस स्कूल में डाला था वो था अपोलो किंडरगार्टन हमारे वेस्ट एनक्लेव में। तो वो जो आंटी थी वो बोलती थी कि जब बच्चे के पैर होते हैं ना वो पालने में ही दिख जाते हैं। जो एक बच्चा है, देखना एक दिन खुशबू आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो वो टाइम मुझे याद रहता है कि हाँ वाकई में खुशबू उस टाइम पे भी बहुत अच्छी थी और आज भी इसने मेरा नाम बहुत रोशन किया है। राइट। सो आंटी, कभी ऐसा हुआ कि कभी मैम नाराज़ हो गई हो या फिर थोड़ा झगड़ा हो जाता है तो उस टाइम आप कैसे मनाती थी मैम को? या वैसे तो खुशबू बहुत वैसी सी रही है, मतलब बहुत अच्छी बच्ची रही है। कभी भी इसने हमारे घर में कभी कोई तेज़ आवाज़ में बात नहीं करता। ना ही इसने कभी करी है। लेकिन ये हो जाता है कभी कभी पढ़ के एक बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो कभी मम्मा नहीं मुझे नहीं खाना ये, मम्मा नहीं मुझे नहीं जाना यहाँ। तो इसके भाई का बहुत सपोर्ट होता था इस बात पे कि मम्मी नहीं कह रही है ना तो नहीं जाना, किसी फंक्शन पे नहीं जाएगी ये। अगर उसका मन नहीं है तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं करो। तब थोड़ा सा हो जाती थी एरोगेंट कि नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना, मुझे पढ़ने दो, बस मुझे पढ़ना है। तो ये उसके लिए था भी एक मतलब उसका ठीक डिसीजन था ये। सो मैम, अगर हम पूछना चाहें जैसे सफलता में किस किस का श्रेय आखिर इस सफलता का श्रेय किस किस को जाता है? जी, मुझे लगता है कि सफल होने के लिए जर्नी में बहुत सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पापा जिन्होंने मुझे इस फील्ड में आने के लिए उत्साहित किया। उसके बाद मेरी मम्मा जो पूरे टाइम घर पे रहती थी और हर टाइम ध्यान रखती थी
थी ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूँ। मेरा भाई और मेरी भाभी जिन्होंने हर टाइम मेरे लिए माहौल इतना लाइट रखा ताकि मेरे को कभी कोई स्ट्रेस ना हो, और अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो वो ध्यान रखते थे कि कोई शोर ना हो, कुछ ना हो। और उसके अलावा मैंने स्कूलिंग इंद्रप्रस्था वर्ल्ड स्कूल से करी है, मेरा कॉलेज लेडी इरविन कॉलेज है। तो मैं हर उस स्टेप को अपनी लाइफ में एक एक श्रेय देना चाहूँगी। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स जिनका इतना साइड से इतना सपोर्ट था, और फॉर श्योर मेरा स्कूलिंग मैंने इंद्रप्रस्था वर्ल्ड स्कूल से करी है, मेरा कॉलेज लेडी इरविन कॉलेज है, तो उनका भी पूरा श्रेय है मेरी इस सक्सेस में। राइट। सो मैम, बात करें आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई की तो कैसे हुई और कहाँ पर हुई, और अगर बात करें आपके बचपन की तो कैसा रहा आपका बचपन? जी, मेरी स्कूलिंग इंद्रप्रस्था वर्ल्ड स्कूल से ही हुई है। मैं हमेशा से दिल्ली में ही रह रही हूँ, तो मेरी पूरी पढ़ाई दिल्ली से है। और उसके बाद मैंने होम साइंस ऑनर्स करी थी लेडी इरविन कॉलेज से। हाँ, सो मैम, अगर शुरुआती पढ़ाई जैसे कॉलेज स्कूल टाइम में आप कैसे एस्पिरेंट थे, स्टूडेंट थे क्या, मतलब सीनियर या जूनियर या फिर एवरेज, कैसे स्टूडेंट थे? मतलब शुरुआत से सीनियर स्टूडेंट रहे हो, कैसे थे? जी, मैं स्कूल में ऑल टाइम टॉपर थी, और इसी के कारण मेरे पापा और मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स मुझे बोलते थे कि मैं को यूपीएससी को ट्राई करना चाहिए। बट मैं स्कूल में बिल्कुल भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी, और मुझे लगता था कि मैं कभी पढ़ भी नहीं सकती हूँ, इसलिए स्कूल तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस जर्नी पे आऊँगी। यस। हाँ जी। सो मैम, बात करें कि कब से आखिर क्या इंस्पिरेशन रहा यूपीएससी करने के पीछे? कोई फैमिली में सेलेक्टेड, या फिर फैमिली की बात करें, आपके फैमिली में कौन कौन है और क्या क्या करते हैं? जी नहीं, मेरे फैमिली में मैं ही फर्स्ट हूँ जिसने यूपीएससी अटेम्प्ट किया है। उसके अलावा मेरी फैमिली का वैसे बिजनेस बैकग्राउंड है, तो सब बिजनेस साइड से ही हैं। क्या इंस्पिरेशन रहा यूपीएससी करने के पीछे? कहाँ से ख्याल आया कि नहीं यूपीएससी करना है? जी, जैसे मैंने बताया, मेरी फैमिली ही मेरा मेन इंस्पिरेशन था, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस लाइन की तरफ गाइड किया। मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं कभी न्यूज़पेपर पढ़ती नहीं थी, तो सुनने में बहुत ऐसे अलग लगता है, बट मेरे को कभी न्यूज़पेपर का शौक़ नहीं था। जब मैंने यूपीएससी के लिए फाइनली सोचा कि मुझे ये प्रिपेयर करना चाहिए, तब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, और फिर तब मैंने आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट की बुक्स भी उठाई, तो उसके बाद ही मेरी जर्नी शुरू हुई। राइट। सो मैम, एक क्वेश्चन होता है ऐसे काफ़ी बच्चों को कि कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए मतलब यूपीएससी की तैयारी? तो आपकी बात करें, आपने कॉलेज से स्टार्ट कर दी थी या कॉलेज के बाद स्टार्ट की थी? कब से स्टार्ट की थी और आपको कितना टाइम हो गया फाइनली, और आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मुझे ऐसे लगता है कि सबकी अपनी जर्नी होती है। बाकी अगर किसी को स्कूल से ही लगता है कि उनको ये फील्ड इंटरेस्ट करती है, तो आपको स्कूल में आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, वो आपके लिए शायद बेटर रहेगा। मेरे केस में ऐसा नहीं था, तो मैं साइंस बैकग्राउंड से ही थी, मुझे साइंस बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। मैंने कॉलेज में जब सोचा कि मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैंने 3rd ईयर से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था, एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी थी, ताकि मेरे पास बेसिक नॉलेज हो। तो मेरे हिसाब से आपको जिस टाइम पे समझ आए कि आपको ये प्रिपरेशन करनी है, आप तभी से शुरू हो जाइए। बट अगर आप स्कूल में या कॉलेज में हैं, तो अपनी स्कूल और कॉलेज लाइफ भी ज़रूर एंजॉय करें, क्योंकि वो भी वापस नहीं आएगी। Yes. उसके साथ साथ पढ़ाई करें। राइट। सो मैम, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम क्या था आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, और मेरा मीडियम इंग्लिश था। राइट। और ऑप्शनल क्या था आपका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा। सो मैम, आपकी बात करें प्रिपरेशन की, कैसे हुई प्रिपरेशन? कोचिंग का हेल्प लिया आपने या सेल्फ स्टडी की थी? मैंने कोचिंग का हेल्प लिया था। मैंने अपनी रेगुलर कोचिंग विजन आईएएस से करी हुई है। उसके अलावा प्रीलिम्स के टाइम पे, मेंस के टाइम पे मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करी थी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। और मैंने इंटरव्यू के टाइम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू मॉक्स दिए थे। राइट मैम, एक क्वेश्चन होता है, जैसे आपने कोचिंग का हेल्प लिया, तो आपके लिए कितना कोचिंग हेल्पफुल रहा? और एक काफ़ी एस्पिरेंट का क्वेश्चन होता है कि कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए, मतलब ऑनलाइन बेस्ट रहता है या ऑफलाइन कोचिंग? मेरे हिसाब से कोचिंग करना चाहिए या नहीं बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। किसी के लिए शायद डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, किसी के लिए और शायद कोई परेशानी हो, तो ये एक पर्सनल चॉइस है। मुझे ऐसे लगता था कि मैं कोचिंग करूँगी तो मेरे लिए बेटर रहेगा, इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। और उसके अलावा पर मैं सेल्फ स्टडी पे भी बहुत ध्यान देती थी। सेल्फ स्टडी सिर्फ कोचिंग से करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सेल्फ स्टडी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। तो दोनों चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। राइट। कितना हेल्पफुल रहा तो आपके लिए कोचिंग? मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मेरे लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट्स काफ़ी न्यू थे। उनका सारा कुछ सिलेबस कवर करना मेरे लिए न्यू था, तो वो मेरे लिए सारा कवर हो पाया कोचिंग से। और जो नोट्स बन पाए, जो टीचर से मैं समझ पाई, वो मेरे लिए उसने मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया। राइट। सो मैम, आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था। हाँ जी। जो पिछला अटेम्प्ट था उसका क्या रिजल्ट रहा?
मेरे पिछले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी। राइट। सो मैम आपने गलतियाँ एनालिसिस की होंगी, क्या गलतियाँ रहीं फिर बात को आपने क्या इंप्रूवमेंट किया जो आप सेकंड अटेम्प्ट में फाइनली सिलेक्शन 139 पे रैंक के साथ हो गया? जी, मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में मेरी ये गलतियाँ थी कि फर्स्टली मैंने अपनी सेल्फ स्टडी पे कम ध्यान दिया था। मैं उस टाइम पे न्यूज़पेपर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, तो मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में न्यूज़पेपर से खुद भी नोट्स बनाए। मैं कोचिंग के मैगज़ीन के नोट्स पढ़ती थी, पर उसके अलावा अपने नोट्स भी ज़रूर बनाती थी। और दूसरी चीज़, जब मैं प्रीलिम्स में पहली बार बैठी थी तो मैं ये सोच के नहीं बैठी थी कि मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आऊँगी। इसलिए मैं वहाँ पे काफ़ी नर्वस हो गई और मैं कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आई, जिसके कारण मैं मार्क्स नहीं ला पाई क्वालिफाई करने को। पर दूसरे अटेम्प्ट में मैं पहले ही सोच के गई थी कि मैंने इतने ही क्वेश्चन करने हैं, इससे नीचे नहीं करके आने। इसीलिए, और वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है कि कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। मेरे लिए वो स्ट्रैटेजी थी कि मैं एटलीस्ट 85 क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट करके आऊँ। राइट। हाँ जी। सो मैम बात करें आपकी स्ट्रेटजी की, प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रही, क्या रिसोर्सेस रहे आपने और कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की प्रीलिम्स के लिए? एक तो सबसे पहले तो बेसिक NCERT ही बुक लिस्ट होती है। उसके बाद आपको जो एडवांस्ड बुक्स होती हैं वो कॉमन ही होती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत होती है फॉर पॉलिटी, GC लियोंग होती है ज्योग्राफी के लिए, स्पेक्ट्रम मैंने फॉलो करी थी हिस्ट्री के लिए। और उसके अलावा मैं विजन IAS के मैगज़ीन जो PT 365 आती है, मैं वो प्रीलिम्स के लिए यूज़ करती थी ताकि मेरे को शॉर्ट नोट्स मिल पाएँ। एंड उसके अलावा मैं न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी, जिससे मैं अपने नोट्स बनाती थी। राइट। मैम जब आपने शुरुआत की होगी UPSC की, तो कहीं ना कहीं NCERT पढ़नी होती है शुरुआत में, आपने पढ़ी थी क्या NCERT? और पढ़ी थी तो कौन कौन सी पढ़ी थी? जैसे NCERT तो बहुत सारी हैं, तो आपने सारी पढ़ी थी 6 से लेकर 12 तक, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट? और जैसे NCERT को कैसे पढ़ना चाहिए जैसे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम निकाल सकें? मुझे लगता है कि जब आप बिल्कुल मेन प्रिपरेशन शुरू कर दो, उससे पहले NCERT कवर कर देनी चाहिए। क्योंकि मेन प्रिपरेशन के टाइम आपको एडवांस्ड बुक्स ही पढ़नी चाहिए। तो मैंने NCERT अपने कॉलेज के 3rd ईयर में ही ख़त्म कर दी थी। मैंने 6th to 12th सारी NCERTs पढ़ी हैं, और मैंने उनको ऐसे पढ़ा है कि मैं उन NCERTs के भी शॉर्ट नोट्स बनाती थी, क्योंकि उस टाइम पे वही मेरा मेन सिलेबस था। तो मैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाती थी, वो कवर करती थी। और फिर जब मैंने एडवांस्ड बुक्स पढ़नी शुरू करी तो मैं स्टार्टिंग में उस टाइम पे वो NCERTs रिवाइज कर लेती थी कि अच्छा मैंने क्या लिखा हुआ है। जब एडवांस्ड फिर आप आगे बढ़ जाओ तो वो NCERTs का मैटर एडवांस में कवर हो ही जाता है। यस, राइट। सो मैम बात करें, जैसे आपने नोट्स की चर्चा की, तो नोट्स को कब से बनाना चाहिए? जैसे NCERT शुरुआत में ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब से ही बना लेने चाहिए, और नोट्स को कैसे बनाना चाहिए? मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं नोट्स बहुत ज़्यादा बनाती हूँ और मैं नोट्स से ही पढ़ पाती हूँ। तो मैं हर स्टेज पे अलग नोट्स बनाती थी। मेरे प्रीलिम्स के अलग नोट्स थे, मेंस के अलग नोट्स थे, और इंटरव्यू के लिए मेरे अलग नोट्स थे। तो पहले मैंने बुक्स को पढ़ के उनके शॉर्ट नोट्स बनाए। फिर जब मेरा प्रीलिम्स बहुत पास आ गया तो जो मुझे सबसे डिफ़िकल्ट लगता था कि ये मैं अलग से याद नहीं कर पा रही हूँ, तो ये लास्ट डे मेरे को एग्जैक्टली पढ़ना है, मैं उसके और भी शॉर्ट नोट्स बनाती थी ताकि वो इतने शॉर्ट हों कि वो लास्ट डे में मैं पढ़ पाऊँ और मुझे टेंशन भी ना हो। राइट। सो मैम थोड़ा मेंस के बारे में बताएं, मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, क्या क्या रिसोर्सेस रहे आपके, और कैसे तैयारी की मेंस के लिए? मेंस की स्ट्रैटेजी के लिए एक तो मैंने विजन IAS और फोरम IAS 2 मेंस की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर टॉपर कॉपीज़ बहुत हेल्पफुल रहती हैं। मैं प्रीवियस ईयर टॉपर कॉपीज़ से बहुत सारे एग्जांपल्स लेती थी, और उसके अलावा कुछ कोट्स भी होते हैं उन कॉपीज़ में जो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, जैसे एसे के लिए या एथिक्स के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर देखें, प्रीवियस ईयर कॉपी ज़रूर देखें, और न्यूज़पेपर में भी अगर कोई अच्छा कोट मिलता है या कोई एग्जाम्पल मिलता है तो उसे ज़रूर ग्रैब करें। यस, राइट। मैम जैसे मैंने अभी कल टॉपर स्टॉक डाला है, तो उसमें काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि याद कैसे रखें, तो आप याद कैसे रखती थी? जैसे चीज़ों को पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो कैसे याद रखते थे आप? मेंस के टाइम पे आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को लिखेंगे वो उतना याद होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप आंसर ज़रूर लिखें। तो मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ लगाई हुई थी, और अगर कोई क्वेश्चन दोनों में रिपीट होता था तो मैं उसको 2 बार लिखती थी, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट हो रहा होगा। तो मैं उसको जब 2 बार लिखती थी, तो जब मेरी एक कॉपी में वो कुछ सजेस्ट करते थे तो मैं अपनी दूसरी बार जब मैं वो आंसर को लिख रही हूँ फिर से, तो मैं उसको ऐड ज़रूर करती थी ताकि मुझे पता चले कि अब मैंने अपना आंसर बेटर कैसे किया है। तो आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको याद रहेगा, और आप शॉर्ट नोट्स बनाकर जितनी बार उन्हें रिवाइज करेंगे आपको उतना याद रहेगा। राइट। मैम बात करें जैसे आंसर राइटिंग की, तो आप एक दिन में कितने आंसर्स लिखती थी, और जैसे आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए आंसर राइटिंग करते वक्त? जी, मैंने आंसर राइटिंग बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी, जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था उससे भी पहले से। इनसाइट IAS करके एक चैनल है, उस पर हर दिन वो न्यूज़ रिलेटेड क्वेश्चंस डालते हैं, तो मैं हर दिन का सिर्फ एक आंसर लिखती थी, और वो जो मुझे क्वेश्चन पसंद आता था उसका आंसर लिखती थी। तो तब मैंने ऐसे शुरुआत की। जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था उसके बाद मैं धीरे धीरे मैंने एक दिन का एक पेपर लिखना 3 घंटे,
पहली बार में 3 घंटे में पेपर ख़त्म नहीं होता तो 4 साढ़े 4 घंटे लगते थे। ऐसे करते करते जब मैंने धीरे धीरे अपनी टाइम मैनेजमेंट करी, फिर मैं, क्योंकि एक्चुअल मेंस के पेपर में 2 पेपर लिखने होते हैं, तो एंड मेंस तक आते आते मैं 2 पेपर हर दिन लिखती थी। यस, सो मैम जैसे अब प्रीलिम्स आने वाला है 28 मई को, तो काफ़ी बच्चों पर एग्ज़ाम प्रेशर होगा, और जब वो एग्ज़ाम हॉल में जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनको जैसे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा, वो एग्ज़ाम में हॉल में बैठते समय, सॉरी मैम थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, कोई नहीं, फिर से बोल दो। सो मैम बात करें जो प्रीलिम्स आने वाला है 28 मई को, तो काफ़ी बच्चों पर मतलब प्रेशर होगा, एग्ज़ाम प्रेशर, तो उस प्रेशर को कैसे टैकल करें, मतलब कैसे हैंडल करें, और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पर क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और पेपर को कैसे टैकल करना चाहिए? प्रेशर बहुत रियल होता है और सारे एस्पिरेंट्स को होता ही है। Yes. तो ये बोलना कि प्रेशर मत लो, ऐसा नहीं होता। मुझे भी बहुत प्रेशर होता था, पर मुझे लगता है कि जब आप हॉल के अंदर चले जाओ तब वो प्रेशर बाहर छोड़ के जाना चाहिए। हॉल में आप ये सोच कर जाओ कि एक मॉक टेस्ट है, और वहाँ पे बैठकर एक स्ट्रैटेजी ज़रूर बना के जाइए कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे अपने हिसाब से। आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो आपको पता होगा आपके कैसे मार्क्स आते हैं, तो आप उस हिसाब से सोच कर जाइए कि इतने अटेम्प्ट करने ही हैं। राइट। थोड़ा हमें सोचना पड़ता है, कभी कभी ऐसे होता है कि आंसर एग्जैक्टली नहीं आता है, उसमें आप थोड़ी साइड नॉलेज लगाएं, इधर उधर की नॉलेज लगाएं, पर अटेम्प्ट ज़रूर करें। राइट मैम, जैसा आपने बात की कि क्वेश्चंस को पहले ही सोच लेना चाहिए कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन सही अटेम्प्ट कितना रहता है, क्वेश्चंस को कितने अटेम्प्ट करना चाहिए प्रीलिम्स में? मैं अपने लिए पर्सनली ये सोच के रखती थी कि मैं 85 to 90 ज़रूर अटेम्प्ट करके आऊँगी, और मैंने शायद इस साल 90 प्लस अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस। तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कि आपकी एक्यूरेसी कैसी आ रही है उस हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए, बट एटलीस्ट 80 से तो ऊपर ही अटेम्प्ट करना चाहिए। यस राइट मैम, करंट अफेयर्स के लेकर एक काफ़ी इशू रहता है, तो कैसे तैयारी की आपने करंट अफेयर्स की? कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और न्यूज़पेपर को सेल पढ़ती थी या एनालिसिस वगैरह देखा यूट्यूब पर? मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी। मुझे इंडियन एक्सप्रेस बहुत डिटेल्ड लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में न्यूज़ आती है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मैं उसके खुद नोट्स बनाती थी। एनालिसिस मैं बहुत कम देखती थी। कभी कभी अगर मुझे कोई टॉपिक पे लगता था तो मैं एनालिसिस देखती थी। और इंटरव्यू के टाइम पे मैंने द हिंदू भी पढ़ा है, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा है, और कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ा है। राइट मैम, कब तक के करंट अफेयर्स को पढ़ लेना चाहिए? जैसे कितनी पुरानी करंट अफेयर्स पूछी जाती है आखिर यूपीएससी में? प्रीलिम्स में 1 साल पुरानी तक मैं पढ़ के जाती थी। राइट मैम, एक क्वेश्चन रहता है जैसे PYQ सॉल्व करते हैं, तो वो कब तक के सॉल्व कर लेने चाहिए, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब शुरू कब तक के सॉल्व करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको जब तक के मिले उतने PYQ सॉल्व करने चाहिए। प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। इनफैक्ट मेंस में कुछ PYQs होते हैं जो अब इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करते, उनको छोड़ दो, बट उसके अलावा प्रीलिम्स के PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेंस के PYQs भी सॉल्व करने चाहिए। आइडिया लगता है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे फ्रेम करता है क्वेश्चंस को। और इंटरव्यू के लिए तो आप थोड़े से मॉक टेस्ट देख सकते हैं, बट जब आप जाकर मॉक्स देते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। राइट सो मैम, बात करें अगर आपके शेड्यूल के, पूरे दिन का आपका शेड्यूल कैसे रहता था, कितने घंटे, और एक क्वेश्चन रहता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए इसमें यूपीएससी में, आप कितने घंटे पढ़ती थी और क्या शेड्यूल रहता था आपका पूरे दिन का? मुझे लगता है कि घंटे एज सच फिक्स नहीं होते, फेज़ टू फेज़ भी बहुत डिपेंड करता है। इन जनरल एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स तो आपको देने ही पड़ेंगे। कभी कभी आपको ब्रेक चाहिए होता है तो ब्रेक ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आपका माइंड भी फ्रेश फील करे। जैसे मैं 2 हफ्ते में 1 दिन अपनी ब्रेक का डे रखती थी। और फेज़ टू फेज़ भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे प्रीलिम्स के लिए मेरे को इतने घंटे प्रिपेयर नहीं करना पड़ता था, पर मेंस के लिए 10 घंटे से भी ज़्यादा आपको प्रिपेयर करना पड़ता है बहुत दिन, तो वो इम्पॉर्टेंट है। मैम जैसे 2023 वाला तो अब एग्ज़ाम हो गया, ये तो दे रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें 2024 वालों के लिए, तो उनके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए अभी से? टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो कब उनको अपना ऑप्शनल ख़त्म कर लेना चाहिए, कब प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए और कब मेंस की? प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ ही चलती है। तो आप साथ साथ उसकी तैयारी करिए। प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ हफ्ते में 1 बार ज़रूर लगाएं, और जितना हो सकता है मेंस का एटलीस्ट 1 क्वेश्चन 1 दिन में अटेम्प्ट कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है आप वो क्वेश्चन लिखो। आपके फ्रेंड्स होंगे आपके साथ में जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, आप उनके साथ मिलकर एक दूसरे में एनालाइज करो कि आपके आंसर में क्या बेटर हो सकता है। अगर कोई टीचर मेंटर है तो ऑल्सो वेरी गुड। तो ये सब आप स्टेप्स यूज़ कर सकते हो, इस सब से बहुत हेल्प मिलती है। राइट सो मैम, बात करें अगर आपकी ऑल ओवर जर्नी की, आखिर आपने इतनी अच्छी पोस्ट रैंक के साथ आपने सिलेक्शन ले लिया है, तो कैसी रही आपकी जर्नी, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आखिर यूपीएससी में? मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है कि मैं अपनी जर्नी में थोड़े डाउन्स देखे बट बहुत अप्स भी देखे हैं, और
कभी कभी जब मैं बहुत थक भी जाती थी, निराश हो जाती थी पढ़ पढ़ के, तो मैं यही सोचती थी कि मैं एक दिन एटलीस्ट इंटरव्यू स्टेज तक ज़रूर पहुंचना चाहती हूं, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैंने अपना बेस्ट दिया। तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत, बहुत डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन चाहिए है। एंड बस वही करते करते मेरी जर्नी अच्छी रही। सो मैम, बात करें जैसे आपका सेकंड अटेम्प्ट था, तो एक बार आप फेलियर का सामना कर चुकी हैं, और क्या होता है कि यूपीएससी हुआ या फिर अदर एग्ज़ाम हुए, ये काफ़ी हार्ड एग्ज़ाम जो हैं, तो इनमें ज़्यादातर एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करती थी, या माइंड को स्टेबल कैसे रखती थी आप? मैं अपने रूम में पोस्टर्स लगाती थी, कोट्स चिपकाकर, जिससे मैं मोटिवेटेड रहती थी। और उसके अलावा मुझे जब ब्रेक चाहिए होती थी, मैं ब्रेक लेती थी। मैं अपनी फैमिली के साथ हैंग आउट करती थी, या मैं बाहर घूमने चली जाती थी फ्रेंड्स के साथ। इस सब से मैं अगर मेरे को बहुत मेंटल प्रेशर रहता था, तो वो भी मेरे को ब्रेक मिलके ठीक हो जाता था। और उसके अलावा जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करें, आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आप यहाँ इस जर्नी पे क्यों हैं, और अगर आप वो अपने गोल को अचीव कर लेंगे, तो वो खुशी के लिए आपको थोड़े सैक्रिफाइसेस जो भी करने पड़ रहे हैं, वो कितने अच्छे होंगे। राइट। सो मैम, लास्ट में जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, या एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, या जो अपकमिंग एस्पिरेंट है, जो फ्यूचर एस्पिरेंट है, उनके लिए क्या मैसेज या एडवाइस रहेगी आपकी? उनके लिए यही एडवाइस रहेगी कि अगर आपने ऑलरेडी यूपीएससी ज्वाइन करने का सोच लिया है, तो अब यू नीड फुल डिसिप्लिन, यू नीड डिटर्मिनेशन, एंड ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपने ये जर्नी क्यों शुरुआत करी इस जर्नी की। और ऐसे करते करते बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आप उन्हें पार कर सकते हो। बहुत बच्चे करते हैं, आप भी कर सकते हो। बस इस चीज़ को सोचते हुए हमेशा आगे बढ़ना है, तो आप भी ज़रूर पार कर लेंगे। राइट। सो थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो अपना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन आपको जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चंस या कुछ बातें जो मैंने मैम से डिस्कस करे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई और क्वेश्चंस हो या फिर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम नेक्स्ट इंटरव्यू में उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।